पनामा केस, वजीर आजम डट गए, सियासी बहरान में शिद्दत, कारोबारी मंडी ठप हो गई, नाअहली की लटकती तलवार, क्या इमरान खान बच पाएंगे? जब मैं प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो मुझे ये मैसेज आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 29/2016 इमरान अहमद खान न्याजी वर्सेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फिक्स्ड ऑन 17/7/2017 FCL 29 रेगुलर बेंच नंबर 2 के सामने पहले नंबर के ऊपर लगाई गई है। यानी 9:30 बजे सोमवार को जब बेंच बैठेगा तो जो पहला मुकदमा उस बेंच के सामने आएगा वो नवाज शरीफ साहब की JIT रिपोर्ट होगी और पाकिस्तान की सियासत के बहुत अहम रमूज से जुड़ा हुआ ये मुकदमा अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है और देखना यह है कि क्या वजीर आजम का मुस्तकबिल क्या है। जो लग तो ये रहा है कि JIT रिपोर्ट के बाद सील हो गया। बहरहाल आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हम हमेशा की तरह 3 पार्टियां 3 नजरिया लेके आपके सामने हैं और आज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो है वो बैरून मुल्क हैं और हमने जहमत दी है जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को जो डॉक्टर साहब की कुर्सी के ऊपर उन्हीं की जो है वो नुमाइंदगी करेंगे यानी PMLN की, और मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मैं हस्बे मामूल आपके सामने हाजिर हैं। तो इस अहम मुकदमे को लेके मेरा ख्याल है मिफ्ता साहब से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपकी कैबिनेट मीटिंग हुई और क्या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है आपको लगता है मंडे से पहले रिजाइन कर देंगे कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर साहब जब इलेक्ट हुए थे और 5 जून 2013 में इन्होंने हलफ लिया था तो इसलिए इलेक्ट नहीं हुए थे कि उनको कोई शौक था, इसलिए इलेक्ट हुए थे कि 1,40,00,000 लोगों ने उनको वोट दिया था जो कि PTI से 2 गुना ज्यादा से ज्यादा वोट था। तो उस प्राइम मिनिस्टर को जिसको पाकिस्तान के लोगों ने, आप लोगों ने जब वोट दिया है तो वो किसी की मंशा पे या किसी आपने हर एक करोड़ों का किया है वैसे। जी हम तो अब मैं क्या बोलूं कि जब फ्लैट्स की बात करेंगे मुस्तफा साहब दूसरे सेगमेंट में तो बात करेंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब जो इलेक्ट हुए हैं लोगों की मंशा से और लोगों के वोट से तो किसी आदमी तो उनको लाइसेंस टू किल मिल गया। नहीं, बिल्कुल लाइसेंस मिल गया, उन्होंने कहा उड़ा के रख दो। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एविडेंस तो क्या, कोई एलिगेशन। अच्छा चलिए आज हमें बताइए, आज आपकी कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ, माहौल क्या था? चौधरी निसार साहब ने सुना है बड़ी तारीफ की प्राइम मिनिस्टर की, क्या गुफ्तगू क्या रही कैबिनेट मीटिंग के अंदर? वो बातें जो आप बता सकें। सुना है कि एक कोई बाकी वरना कल बाकी मीडिया में आ जाएंगे होने का मशवरा दिया, वो कौन से वाले थे? मैं पूरी मीटिंग में था शुरू से लेकर आखिर तक, कोई किसी ने भी मुस्तफी होने का मशवरा नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरा कॉन्शियंस क्लियर है, मैंने कोई गलत नहीं किया है और ये कोई करप्शन का भी केस नहीं जैसा आप लोग भी जानते हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर के एक निजी खानदान के बिजनेस को देखा जा रहा है, 1960 से उनकी उसकी लेके जा रहा है। तो कोई प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, इनकी बड़ा शौक हो सकता है PTI वालों का कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे। इनको अगर ये तो जमहूरी अगर आप आ सकते हैं 2018 बड़ा आसान तरीका है। ये जरदारी साहब भी ये कर चुके हैं, ये भी जीत चुके हैं 2008 के अंदर, उससे पहले बेनजीर भुट्टो साहब यानी आप इलेक्शन नहीं जीत के आते। इलेक्शन तो भाई जो आपका पूरा जो आर्ग्यूमेंट है अगर उसकी बुनियाद देखी जाए तो एक के मैंडेट है, बिल्कुल है, 2013 में इलेक्शन आप जीते, कोई शक नहीं। लेकिन इस मैंडेट की बुनियाद पर दुनिया में कई जगह पर इस तरह हुआ है कि जब हुक्मरानों पर इल्जाम लगे तो उन्होंने फिर इस्तीफे दिए। तो मैंडेट हासिल करने का ये मतलब तो नहीं है कि आप 5 साल तक आपको खुली छुट्टी है और फिर आप उसमें जो मर्जी आप पर इल्जाम लगे और आप अपने आप को किसी इल्जाम के सामना करने पर तैयार न हो, जिम्मेदार अपने आप को ना समझे। इल्जाम का सामना किया है। देखें PTI ने तो बेबुनियाद इल्जाम दिन पहले से लगाए थे, पहले हफ्ते में इल्जाम हमने तो नहीं लगाया, ICIJ ने लगाया। आपने पहले हफ्ते से लगाया, धरने करे, धरना तू, ये वाला इल्जाम है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद JIT पे पेश हुए, उनके पूरा खानदान, और JIT ने गिल्टी कर दिया, बेटी भी पेश हुई, तो उन्होंने गिल्टी कर दिया ना, उन्होंने कुछ गिल्टी नहीं। वैसे मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। हाँ तो मजहर अब्बास साहब की जो JIT ने एक रिपोर्ट पेश करी है, उनका ओपिनियन पेश किया है। अब कोर्ट का फैसला है, हमारा भी हक है और आप लोगों का भी हक है कि अपने नजरिया कोर्ट के सामने रखेंगे। आपका भी वकील रखेगा, हमारा भी रखेगा। ये तो रख चुके हैं ना, वो तो केस तो खत्म हो चुका है। इस रिपोर्ट के बारे में वो तो अपने ऑब्जेक्शन तो फाइल करेंगे। नहीं, ऑब्जेक्शन थोड़ा फाइल हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, इसके ऊपर किसी भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। थोड़ा चले पहले मजहर साहब को जारी करें, कानूनी पोजीशन जो है इस पे बताओ। आप करिए मजहर साहब को। मजहर अब्बास साहब शुक्रिया ज्वाइन करने के।
मतलब एक ऐसे ही पूछ रहा हूं कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम है, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के अभी साथ हैं, और जो मुस्लिम लीग का वोटर जिसने मुस्लिम लीग को वोट किया था, क्या वो नवाज शरीफ साहब को करप्ट समझते हैं, या वो समझते हैं कि नहीं नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हो रही है? देखिए, ये फैसला तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह का फैसला जो आपका सवाल है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसका फैसला तो जाहिर है जो भी आइंदा इलेक्शन होंगे वो करेगा फैसला कि अवाम नवाज शरीफ साहब के साथ है या नहीं है। एक परसेप्शन होता है और परसेप्शन जबानी और रियलिटी से ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ मुझे जो मुस्लिम लीग नून से मेरा ख्याल है, मुस्लिम लीग नून ने जो सबसे गलत फैसला किया है वो ये कि अगर वो ये फैसला करते कि JIT की रिपोर्ट ठीक है, JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी, अगर आज कैबिनेट में नवाज शरीफ साहब ये कहते कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये समझेगी और सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेरे खिलाफ फैसला देगी और JIT की रिपोर्ट को दुरुस्त मानेगी, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून आज बहुत बेहतर पोजीशन में ये बात कर रही होती। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे, इसके क्या माने हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इस्तीफा नहीं देंगे? कि अगर सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन देती है क्या उसके बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे? यहाँ मुस्लिम लीग नून जो है या वफाकी हुकूमत है या वजीर आजम की तरफ से ये चीज नहीं आ रही, जबकि वजीर आजम ने इनिशियल जो स्टैंड लिया था वो ये कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई फैसला आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं एक दिन भी इस नशिस्त पे, इस कुर्सी पे नहीं रहूंगा। मेरा ख्याल है जो मुस्लिम लीग नून पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रही है। इंटरेस्टिंग बात की है। देखिए, इसके ऊपर आपका क्या जवाब है? मजहर साहब ने मजहर साहब की बात एकदम दुरुस्त है, और प्राइम मिनिस्टर साहब का कहने का मकसद ये था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती जब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन खुदा ना सुप्रीम कोर्ट फैसला तो नहीं करेगी, उसके बाद आपके पास इस्तीफा देने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, वो तो आपको डिस्क्वालीफाई करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है तो फिर लेकिन मिफ्ता साहब एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी तो है ना पूरी दुनिया में, इससे बहुत कम इल्जाम लगता है और कम मयार की एविडेंस होती है और पॉलिटिकल लीडर्स इस्तीफा दे देते हैं। मसलन मैं यही मदर साहब से जानना चाह रहा था, क्योंकि मेरा ये ख्याल है, मेरी ये दानिश है कि जो मुस्लिम लीग का वोटर है, जो एक पाकिस्तान की अक्सरियत है, वो अब भी मियां नवाज शरीफ को करप्ट नहीं समझती है। उसके लिए आपको इलेक्शंस में जाना पड़ेगा ना। मदर साहब ने यही बात करी है, पीटीआई ने उठाई। जी जी, देखिए उसका तो तरीका ये था, मैं हो सकता है मे बी रॉन्ग, मेरा ये कंसिस्टेंट ओपिनियन है। मैं JIT की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसकी तरफ मैं जा ही नहीं रहा। देखिए, अगर अप्रैल 2016 में जब ये चीज सामने आई थी और उस वक्त नवाज शरीफ अंडर क्रिटिसिज्म नहीं थे, नवाज शरीफ अंडर क्रिटिसिज्म सिर्फ ये थे कि उनके 2 बच्चों के नाम उसमें आए थे। अगर वजीर आजम यहाँ वहां कौम से खिताब करते हुए ये कहते कि मेरे हवाले से कोई बात नहीं आई है, लेकिन चूंकि मेरे 2 बच्चों के नाम आए हैं, लिहाजा मैं इखलाकी तौर पर समझता हूँ कि जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी मैं उस वक्त तक इस नशिस्त को छोड़ देता हूँ। कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन अगर उस वक्त वो ये फैसला कर लेते, आज बहुत स्ट्रॉन्ग इखलाकी और सियासी पोजीशन पे कहते। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? देखिए, हमारे यहाँ जो इस्तीफे दिए जाते हैं वो उस स्टेज पर आके इस्तीफे दिए जाते हैं जब आप एक बहुत ही इंतहाई नो विन सिचुएशन पे चले जाते हैं। आप 77 ले लें, मार्च 77 में जुल्फकार अली भुट्टो अगर उस वक्त पहले दिन जिस वक्त ये एजुटेशन शुरू हुआ था उस वक्त ये फैसला कर लेते कि नए इंतखाबात करा देते हैं, तो भुट्टो को तो खुद पीएनए कह रही थी कि भुट्टो जो है इलेक्शन जीत गया था। इसी तरीके से परवेज मुशर्रफ को जब तक उनके खिलाफ पूरी तहरीक जोर नहीं पकड़ गई, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो हमारे यहाँ जो ये रिवायत है सियासी तौर पे, देखिए नवाज शरीफ साहब इलेक्ट होके आए हैं, आपकी मैं बात सुन रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आप ये बात कहते हैं ना कि नवाज शरीफ क्यों इस्तीफा दे, तो ये इस्तीफा क्यों देने की बात को ये सुप्रीम कोर्ट में जब एक केस आ गया, और मैं समझता हूँ कि जो 5 रुकनी जजमेंट था उसमें उस वक्त अगर आपके पास 2 चॉइस थी, या तो आप छोड़ देते, इस्तीफा दे देते, और या आप कहते कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है, हम इस फैसले को नहीं मानते, हम ये जो है इसका बॉयकॉट करेंगे, और उसके बाद जो भी JIT कॉन्स्टिट्यूट होती आप उसमें नहीं जाते। आप JIT में भी गए, JIT को एक्सेप्ट भी किया आपने, उसमें रिजर्वेशन भी की, और आज उसकी एक रिपोर्ट आ गई है, सही है गलत है, आपको चैलेंज। अच्छा मजहर साहब, अगर हम इससे ये अखज़ करना चाहें कि क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून ने और प्राइम मिनिस्टर ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं देना,
तो इससे क्या ये अखज़ किया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म दानिस्ता तौर पर इदारों के साथ एक महाज आराई की कैफियत को पैदा करने जा रहे हैं? ये देखिए खोकर साहब, ये उस स्टेज पर हम कह सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी उनकी ये पोजीशन रहे। देखिए उसमें तो फिर दो चॉइस होंगी। जब आप उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ये पोजीशन लेंगे तो फिर आर्टिकल 190 इन्वोक हो सकता है। ये फवाद बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 1 को मेरा नहीं ख्याल कि उस स्टेज पर ये कहेंगे। लेकिन यही बात अगर प्राइम मिनिस्टर आज या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले कहते कि देखिए और आप बुलाते सारी पार्टीज को और पार्लियामेंट में खड़े होते कहते कि ये मैं प्लेज करता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ वर्डिक्ट दे देगी तो मैं एक दिन भी इस कुर्सी पे नहीं रहूंगा, आज पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आ चुका होता। आप एक स्ट्रांग पोजीशन पे होते, आप कहते कि आप इंतजार करें, जेआईटी बन रही है, जेआईटी की जो भी रिपोर्ट आएगी वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होगी, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी हमारी बात सुनने के बाद बहुत साहिब बातें की हैं मदर साहब आपने। बहुत बहुत शुक्रिया मदर साहब, आपने सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया। बहुत साहिब बातें की है मदर साहब ने, बिल्कुल सही बात करें, आप जवाब देंगे इसका? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन ये कहना कि इदारों में कोई हम इदारों से वो ले रहे हैं टकराव, बिल्कुल सही बात नहीं है। जो साजिश का तो आप कह रहे हैं, साजिश करने वाले का बता दें कौन है। पहले मजहर साहब ने जो बात की है वो एक पॉलिटिकल बात करे, वो कह रहे एक दफा कोर्ट को, जेआईटी को हटा दीजिए, खालिस्तान सियासी तौर के ऊपर मामले को देखिए, तो क्या बेहतर ना होता कि इन इल्जामात के बाद वज़ीर आज़म खुद इस्तीफा दे दें? देखें दो बातें। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को आप आखिरी नहज तक जाना चाहते हैं। जेआईटी के ऊपर जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे हमारे, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल्स के बारे में हों, चाहे हुसैन नवाज शरीफ की लीक तस्वीर, हम हर वक्त गए जेआईटी के अंदर, रिकॉर्डिंग हो रही थी, हमको वो बात सही नहीं लग रही थी, लेकिन हम फिर भी गए और मरियम बीबी को बुलाया, वो भी गई। तो ये कि हमने हर बात कोर्ट की मानी, और अब भी ये कोर्ट खुदा ना खास्ता अगर मियाँ साहब के खिलाफ फैसला देगा तो हम वो भी मानेंगे। हम तो कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा से काम करा है, हमेशा से कुर्बानी दी है, फिर इंशाअल्लाह ताला हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हैविंग सेड दिस, जो आप बात कर रहे हैं कि देखिए ये मियाँ साहब जो है वो हुकूमत अगर कर रहे हैं तो ये इनका हक तो है, लेकिन फर्ज भी है। ये इस मुल्क में बिजली लानी थी, जो कि 5 साल में आप नहीं ला सकते, जो इंशाल्लाह इस साल बिजली आ जाएगी। इस मुल्क में मईशत के अंदर तरक्की करनी थी, इस मुल्क में मोटरवेज बनाने थे, इस मुल्क के अंदर। लेकिन डॉक्टर साहब, नॉट विद स्टैंडिंग ये तो चले, आपका एक है, आपका एक नैरेटिव, आप हमेशा ये कहते हैं जी बहुत हमने मुल्क को बदल देना था, कर देना था, वो है और ये है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, पाकिस्तान के किसी मीडिया के इदारे ने नहीं, एक इंटरनेशनल स्कैम में वज़ीर आज़म का और उनकी फैमिली का नाम आया, उसकी तहकीकात हुई, उस तहकीकात में वो गिल्टी हो गए। तो अब मुस्तफ़ा साहब ये बताइए कि अगर वज़ीर आज़म नहीं उसको रिजाइन करते, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कब तक अपोजिशन ये बर्दाश्त करेगी जो इसी सिचुएशन जा रही है? देखें, अपोजिशन की जितनी जमातें हैं, एक दो को छोड़ के जो बहुत ही छोटी जमातें, बड़ी तमाम जमातों ने, पीटीआई ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे का मुतालबा किया। अब अगर नेचुरली अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते, हट दर्मी पे अपनी कायम रहते हैं, तो उसके बाद अपोजिशन के पास कोई चारा नहीं रह जाएगा कि वो सड़कों पर आ जाए। और जब अपोजिशन सड़कों पर आ जाएगी तो फिर उसके बाद मामलात और खराब होंगे और मुल्क पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ जाएगा, सियासी बहरान और शदीद होगा। तो ये बात आपको भी रियलाइज करनी चाहिए। का जो आज का फैसला है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, मुस्तफा कह रहे हैं कि लगता यह है कि उससे पॉलिटिकल टर्मोइल बढ़ेगा, पॉलिटिकल बहरान, सियासी बहरान में इजाफा होगा। इस सेगमेंट का वक्त यहीं तक था। अगले सेगमेंट में हम ये जायजा लेंगे कि जब सियासी बहरान बढ़ेगा तो मुल्क की मईशत पर उसका क्या असर होगा। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर खुशामदीद प्रोग्राम में। 2013 में 12 मई को जिस दिन इंतखाब हुए थे और आपके वोट से नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, उस दिन कराची की स्टॉक एक्सचेंज 19,000 के लेवल पे थी। वो कुछ दिनों पहले, इस 4 साल के बाद, जिसके अंदर इकनॉमिक तरक्की हुई, माशी तरक्की हुई, बहुत सारा डेवलपमेंट का काम हुआ, CPEC आया, बिजली बनना शुरू हुई, गैस आना शुरू हो गई पाकिस्तान में, तो स्टॉक मार्केट 56,000 के लेवल को क्रॉस कर गई थी। लेकिन जो ही मियाँ नवाज शरीफ की 3 नस्लों का एहतसाब करा जा रहा है और सियासी कशीदगी बढ़ रही है, महाज आराई बढ़ रही है और सियासी अनसर्टनिटी बढ़ रही है, इसी तरह साथ साथ पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारों का और सनतकारों का, पाकिस्तानी सनतकारों का और बैरून मुल्क के सरमायाकारों का
एतमाद पाकिस्तान की मईशत पे कम हो रहा है और आज कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कोई 44,000 पॉइंट से कम हो गई है और पिछले कुछ 3-4 हफ्तों के अंदर 20 अरब डॉलर से ज़्यादा की मालियत का नुकसान हो गया है पाकिस्तान की मईशत के अंदर, सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो हम इस सेगमेंट में इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम में कमी आ रही है, इस तरह बिजनेस के अंदर भी और मईशत के अंदर भी पाकिस्तान में एक बहरान सा शुरू हो गया है और जब तक कि सियासी मामला तय नहीं हो सकते और मियां नवाज शरीफ की वो गिरफ्त वापस से फिर से मजबूत नहीं होती, इकोनॉमी चल सकेगी। यानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल यही है जो आपने एक लफ्ज में किया ना कि अगर वजीर आजम नवाज शरीफ की गिरफ्त मजबूत नहीं होती तो पाकिस्तान। अच्छा ये बताए, मियां साहब ने अपना नाम पाकिस्तान रख लिया, अब घर में उन्हें प्यार से पाकिस्तान पाकिस्तान कहते हैं। ये आपने क्या इंट्रो दिया है वैसे? डॉक्टर साहब अगर मुझे इजाजत दे आपको, यार वैसे बात है, इज इट अ जोक कि पाकिस्तान की तरक्की वो होगी ही नहीं? लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है क्या साहब कि जब 5 पढ़े लिखे यार, आप 5 साल पीपल्स पार्टी में रहे। अच्छा चले डॉक्टर साहब, चले उस पर नहीं आते। अच्छा आपने जिक्र किया इकोनॉमिक तरक्की का, आपने 2012 के इंतखाबात का जिक्र किया, 13 के इंतखाबात के। अच्छा उस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो लगभग 25 अरब डॉलर के करीब खड़ी थी। आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो लगभग 18 बिलियन डॉलर के करीब खड़ी है। तो तकरीबन आपके पास ये 4-5 बिलियन डॉलर का जो घाटा आया, पाकिस्तान की 5 बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं। अगर एक्सपोर्ट्स में आपकी कमी हुई तो इसका मतलब है जो 5 इंडस्ट्रीज उसके पीछे खड़ी हैं उनको भी घाटा हुआ। बिल्कुल हुआ। फिर उसके बाद आप आ जाए, आप कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे है ना जो जनाब की मिनिस्ट्री। अच्छा फिर आप कहते हैं कि जी इकोनॉमिक तरक्की हो रही है। सर्कुलर डेट उस वक्त आपने आकर 400 अरब रुपए क्लियर किए, आज फिर सर्कुलर डेट उसी हिसाब से तकरीबन 400 अरब रुपए के करीब खड़ा है। आप कहते हैं कि इस मुल्क में इकोनॉमिक तरक्की हुई। टेक्सटाइल का जो सेक्टर है, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आज से चंद माह पहले वो टेक्सटाइल का पूरा सेक्टर हड़ताल पे गया हुआ था। 250 अरब रुपए के एफबीआर ने रिफंड्स देने, जो एफबीआर के पास देने के लिए पैसे नहीं है। जो आप कहते हैं इकोनॉमिक तरक्की हुई, पाकिस्तान के अंदर जो आपके टैक्स बेस थी जो वो आपकी घट रही है। तो आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं एनर्जी क्राइसिस आप अभी तक मुकम्मल करने में उसे कामयाब नहीं हुए? पीआईए का खसारा अपनी जगह पे मौजूद है। तरक्की जो है वो आप मिस कर गए हैं। मसलन कैप्टन सफदर साहब जब सऊदी अरब में थे तो वो 1500 रियाल मियां शरीफ साहब से महाना लेते थे और अब माशाल्लाह वो अगर अपना जहाज खरीदना चाहें तो वो खरीद सकते हैं, इतनी उन्होंने तरक्की की है। इसी तरीके से हुसैन नवाज शरीफ साहब, हसन नवाज शरीफ साहब, मरियम जो मिफ्ता साहब की जो कायद है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और जो बाकी इनके जो फैमिली है उनकी तरक्की आपको नजर नहीं आ रही। यानी आप कैसे आपने ये बातें मैं 2 बातें करूं। एक तो ये कि खान साहब भी, इमरान खान साहब भी कुछ साल पहले 2 करोड़ रुपए के या 3 करोड़ रुपए की मालियत थी, अब कुछ अरबपति हो गए। तो 2 सालों के अंदर उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की करी है। तो अगर आपको कैप्टन सफदर याद आ रहा है तो आपको अपना लीडर भी याद आना चाहिए। वो और बात है कि उनकी जो साबिक बेगम वज़ीर-ए-आज़म थे, नहीं चीफ मिनिस्टर, पाकिस्तान का खजाना उनके पास रहा, लेकिन चीफ मिनिस्टर केपी तो उनकी मंशा पे चलता है ना उनके। और जहां तक ये बात है कि कैप्टन सफदर के जहाज की बात करें तो इमरान खान साहब को तो जहाज खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इंडिया जाते थे तो रियाज मलिक साहब का जहाज ले रहते हैं, जब वैसे घूमने जाते हैं तो जहांगीर तरीन साहब का जहाज मिल जाता है। 1980 की दहाई से उसको तो जहाज दे रहे हैं, लेकिन सरकारी पैसों से तो नहीं दे रहे ना। उनको तो बहुत जहाज, जहांगीर तरीन अपने पैसों से नहीं जाते हैं तो केपी के हुकूमत के हेलीकॉप्टर में जाते हैं, लेकिन उधर तक मैं नहीं जा रहा। जो बात मुस्तफा कर रहे थे उधर से करता हूँ कि ये मैं नहीं अकेला कह रहा हूं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक तरक्की हुई है, ये पूरी दुनिया के जरीदे कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया के मूडीज ने हमारी रैंकिंग बेहतर कर दी है, रेटिंग बेहतर कर दी है, फिच ने हमारी रेटिंग बेहतर करी है। पहली मरतबा हमने IMF के 12 मराहिल पूरे करे, IMF का प्रोग्राम करा। हम जब आए थे, जिस साल आपका आखिरी साल था, आपने 1900 अरब रुपए जमा करे थे, हमने पिछले साल 34 से 50 अरब रुपए से शुरू कर लेना। एक्सपोर्ट से आ जाए, एक्सपोर्ट में बिल्कुल कमी आई है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों? और एक लम्हा फिक्रिया है, इस मुल्क के अंदर पिछले 10-12 साल से हम कंपैरेटिवनेस लूज कर रहे हैं, हम अपना एज लूज कर रहे हैं। टेक्सटाइल पे बिजली की कमी थी, क्योंकि गैस की कमी थी। जब इंशाअल्लाह ताला बिजली और गैस का मसला हल कर लेंगे तो लेकिन आप फिलहाल इस बहरान पे भी है ना। इस्लामाबाद में आप बजट पेश कर रहे थे, उसी दिन आपकी हुकूमत बाहर किसानों पे लाठीचार्ज कर रही थी, आंसू गैस और उन पे गोलियां बरसा रही थी। यानी कि आपसे इस वक्त मुल्क का कौन सा तबका खुश है? जो ताजिर बरादरी है उसको आपने ओवर टैक्सेशन के बोझ तले दबा दिया, किसानों को आपने गोलियां उन पे बरसा दी, उनके मुतालबात को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। तो फिर आप किस चीज की तरक्की? हमारे किसान, हमारे भाई, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से
अच्छी फसल भी हुई है और उनके रेट्स भी अच्छे हैं, तो किसान जो है वो एहतजाज आज से 2 महीने पहले इस्लामाबाद में जिस दिन एहतजाज हुआ था बजट के दिन, उस दिन आपको पता है कि जो मिनिस्ट्रान थे वो मीटिंग में थे और वो मिस हैंडल हुआ है। उसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, पानी नहीं फेंकना चाहिए, वाटर फसल नहीं खरीदी गई, सबसे बड़ा जरूरत फसल तो खरीदी सिंध के अंदर अलबत्ता गन्ने के पूरे पैसे नहीं दिए जाते, लेकिन अब वो क्यों नहीं होता उसके ऊपर तफसील में मैं नहीं जाता हूं। वो भी आप बात जरूर करें क्यों गन्ने के पैसे पूरे नहीं दिए जाते, लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि पंजाब के अस्पतालों में डॉक्टरों को बहुत मारा गया है, ये बात भी दुरुस्त है। 27 मिलियन टन जो है वो गंदम पैदा हुई और आपने जो खरीदी है वो मेरे ख्याल 12-13 मिलियन टन है, तो बहुत बड़ी तादाद में तो गंदम खरीदी नहीं गई, किसान तो बेड़ा गर्क हो गया। सर देखिए, और अब आप कह रहे हैं कि इस बहरान में, तो इस बहरान की जो वजह है वो तो सिंपल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज आप लोगों ने फैसला किया है, और अनफॉर्चुनेटली आप जैसे पढ़े लिखे जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं उन्होंने भी ये नहीं बताया प्राइम मिनिस्टर को कि आपके जिद की वजह से बहरान बढ़ रहा है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, और स्टॉक मार्केट में मैं पढ़ रहा था 2 लोगों ने खुदकुशी कर ली। क्रेडिट आप अपने खाते में डाल रहे हैं, वो पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट का जो उसके अंदर इंक्लूड होना है वो तो पाकिस्तान ने होना ही था। पाकिस्तान उससे फ्रंटियर मार्केट में निकाला क्यों गया था? फ्रंटियर मार्केट में पाकिस्तान डाउनग्रेड क्यों हुआ था? कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी, तो वो उनका एक बुनियादी पैरामीटर है। तो जब डेमोक्रेसी वापस आई उन्होंने आपको इमर्जिंग मार्केट में डाल दिया। मुशर्रफ साहब के जमाने में निकाला गया, सॉरी आपकी तरफ इशारा नहीं करता हूं, मुशर्रफ साहब के जमाने में निकाला गया, पीपल्स पार्टी के सारे जमाने के अंदर वो नहीं आया। जमाने में वापस जब आप जिस काबीना में बैठे थे उसके 40% मिनिस्टर उसमें थे मुशर्रफ साहब के। अच्छा, आपने ये तस्लीम किया, आपने तस्लीम किया कि एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुई है, उसमें आप कोताही तस्लीम कर बोलने की क्या बात? अच्छा, टेक्सटाइल पे भी आपने तस्लीम किया, अच्छा फिर किसानों पे भी आपने तस्लीम किया। सर्कुलर डेट पे आ जाए, सर्कुलर डेट क्यों वापस आ गया 400 अरब रुपए? क्योंकि कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिसकी वजह से सर्कुलर डेट आता है। वो उस नेपरा मिसाल के तौर पर नेपरा ये कहता है कि आजाद कश्मीर से मिसाल के तौर पे हमको 4 रुपए फर यूनिट बिजली मिलते हैं, लेकिन नेपरा अस्यूम करता है कि हमको पूरे 11 रुपए मिल रहे हैं, तो 7 रुपए पर यूनिट जो नुकसान होता है वो जो है वो सर्कुलर डेट के जिम्मे में आ जाता है। अगर वो भी आपकी नाइली होगी। अच्छा, 4 साल में किसने ठीक करना? देखिए, कुछ चीजें हुकूमत की होती है, कुछ चीजें इंडिपेंडेंट फेडरल एजेंसीज हैं, जैसे कि नेपरा है, नेपरा तो आपने खत्म कर दिया, एक आपने नोटिफिकेशन जारी करके खत्म किया था, ये भी आप कर सकते थे। डॉक्टर साहब, मसला यह है कि आप अपने जो 4 साल आपने सेक्रेटरी वापडा रखा, उसने उसका बेड़ा गर्क किया, उसके बाद आपने उसको इंतहाई यहाँ पे कॉमर्स पे लगा दिया। आज यूनिट बन रहे हैं बिजली के पाकिस्तान की तारीख में कभी बनने ही थे ना, पैसे आपने कितने लगा दिए? 18,000 बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने खर्च कर दिए। और जो हमको पंजाब में ताना दिया जाता था कि पंजाब हुकूमत ने कुछ नहीं किया 18 तारीख के बाद, तो 4 साल के अंदर केपी हुकूमत ने 100 मेगावाट भी नया पावर नहीं लगाया, और 300 डैम बनाने वाले थे, उसमें से एक डैम भी नहीं बना। सारे डैम बने हैं, 212 डैम बन रहे हैं, तो एक डैम भी नहीं बना। बहरहाल इसके अंदर तो कोई बहस नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो आज से 4 साल पहले से बहुत बेहतर है, और इंशाअल्लाह ताला और बेहतरी की तरफ जाएंगे। इस पे बहुत शदीद बहस है। इस सेगमेंट का वक्त इतना ही था। अगले सेगमेंट में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह, आपके बात करेंगे इमरान खान साहब की जो जायदाद खरीदी गई है पाकिस्तान में, उसके पैसे कहां से आए। शुक्रिया, वापस आइए। नाजरीन, वेलकम बैक। इस अपने सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब का जो फॉरेन फंडिंग और उनकी जो इनकम के हवाले से जो एक केस है एसेट्स के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर इल्तवा है। मुल्क की सियासत लगता तो यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका रुख तयन करना है। मियां नवाज शरीफ साहब का एक अहम केस, उसकी अगले हफ्ते हेयरिंग शुरू होनी है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला करना है। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी साहब ने एक पटिशन दायर कर रखी है इमरान खान साहब के खिलाफ, कि जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ यह लिया है कि पहले तो फॉरेन फंडिंग केस, कि फॉरेन फंडिंग में कुछ बैरून मुल्क ऐसे हजरात हैं, अमेरिकन इंडियंस हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं, बेरी स्नैप्स जिस तरह एक कंपनी का नाम है, कि जिन्होंने पीटीआई की फंडिंग की, और ये फंडिंग जो है पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, और पाकिस्तान का आइन और कानून इस बात पर मुकम्मल पाबंदी आयद करता है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी बैरून मुल्क से फंडिंग हासिल नहीं कर सकती। इसी तरह इमरान खान साहब के एसेट्स का भी केस है, उनसे उनके फ्लैट के बारे में कि उनके पास वो रकम कहाँ से आई जिससे उन्होंने वो फ्लैट खरीदा, और फिर वो फ्लैट बेचने के बाद वो रकम किस तरह पाकिस्तान मुंतकिल हुई, और पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद किस तरीके से बनी काला में उनकी जो प्रॉपर्टी है वो खरीदी गई।
तो इसके ऊपर बड़े सवालात हैं और नजर बज़ाहिर यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज भी उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि हम मामलात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते, ये कौमी मामलात हैं, कौमी अहमियत के हामिल हैं और हम चाहते हैं कि इन मामलात में हम जल्दी फैसला करें। तो फवाद भाई, जल्दी फैसला, क्या फैसला आप मुतवक्किल कर रहे हैं? देखिए, ये मैं थोड़ी सी आपको इसकी बैकग्राउंड बता दूं। जिस तरह से आपने किया था, ये एक मुकदमा जो है उसमें कहा गया था कि बनी गाला की जो इमरान खान साहब की प्रॉपर्टी है, वैसे तो इमरान खान साहब जाहिर है वहाँ पे रह रहे हैं 2001 से, लेकिन जब पीटीआई इतनी पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट नहीं थी तो उस वक्त तक जो है वो कोई इशू नहीं था, तो चल रहा था। तो जब नवाज शरीफ साहब के केस बड़े शुरू होने हुए तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब और इन जैसे जो अगर आप इनके कागज फरोलेंगे तो फिर आप इनको भी हक देंगे, वो आपके कागज भी फरोलेंगे। हाँ, फरोलें, बिल्कुल फरोलेंगे। फर्क सिर्फ यह है कि इमरान खान के दस्तरस में सरकारी खजाना नहीं रहा कभी, इनकी दस्तरस में सरकारी खजाना रहा है और जो इनके ऊपर इल्जामात हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के, फ्रॉड के और सरकारी खजाना लूटने के हैं। इमरान खान का जो केस है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कह रहे थे जी, पहले तो कहा गया कि जी आपने ये जमीन जो बनी गाला में, यानी एक आदमी ने 71 से लेके और अपनी रिटायरमेंट तक जो है वो क्रिकेट खेली और उसने अपना एक घर बनाया, वो उसी का ही हिसाब दे दे के थक गए हैं। लेकिन बहरहाल ये हुआ कि वो अपना उन्होंने वो हिसाब हमने मनी ट्रेल दी। फिर कहा गया कि नहीं, जमाइमा खान ने जो पैसे, अच्छा ये राशिद खान साहब कौन है बीच में, ये मनी ट्रेल में वो कहां से आ गए? ये आपने अच्छा सवाल किया। हुआ ये कि 2002 में जब ये सौदा हो गया, 65 लाख रुपया बनी गाला का ये दे दिया। उसके बाद पीएमएलएन की जो उस वक्त आपको याद है 97-98 के बाद हुआ ये कि इन्होंने, मिफ्ता इस्माइल साहब तो उस वक्त नहीं थे लेकिन नवाज शरीफ साहब जैसे माशाल्लाह थे, इन लोगों ने उस वक्त ये किया कि एक टाइल्स का केस बना दिया उस वक्त जमाइमा खान के ऊपर, और वो उसके बाद जो मामला थे वो खराब हो गए, वो लंदन चली गई। इमरान खान साहब भी लंदन चले गए। सो बाकी पैसे भेजने थे, यहाँ पे किसी को भेजने थे। राशिद खान साहब जो थे वो इनके दोस्त थे। सो पैसे जो है वो राशिद खान के अकाउंट में भेजे गए, राशिद खान ने वो पैसे आगे मालिक को दिए। ये बात दुरुस्त नहीं है कि राशिद खान साहब ने पहले पैसे दिए थे और पैसे उनको बाद में आए थे। ये ट्रेन के अंदर हालांकि जो बात होनी चाहिए कि उसूलन राशिद खान साहब को पहले पैसे आने चाहिए फिर वो दें, लेकिन जो डेट है वो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में नहीं है। नहीं, आपको जान के ये खुशी होगी कि ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं ये उसी के मुताबिक जो है वो पैसे दिए गए जो कि राशिद खान साहब 90 लाख रुपए राशिद खान ने पहले दिए। हुकूमत में कोई ओहदा तो नहीं रहा? नहीं, वो तो राशिद खान साहब अभी बैंक ऑफ खैबर के वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं। अच्छा। वो और इसी के साथ साथ खान साहब नया टेल जो है क्लोज बिजनेस पार्टनर है, इस वजह से उन्हें ये एक ओहदा भी दिया गया। खान साहब का कोई बिजनेस ही नहीं है उसमें के पार्टनर। अच्छा, तो फिर वो मनी ट्रेल जो पैसे जो खान साहब के बिहाफ पे दे रहे थे वो क्यों दे रहे थे? नहीं, वो जो पैसे दे रहे थे वो तो जमाइमा खान उनको भेज रही थी, वो आगे से पैसे दे रहे थे। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आप अगर इस्लामाबाद में हैं और मुझे लाहौर और हमने मिफ्ता इस्माइल साहब को जो है कोई पैसे मैंने भिजवाने हैं, तो मैं अगर भेजूंगा तो मैं कहूंगा मुस्तफा ये जाके दे दीजिएगा मिफ्ता को, क्या इशू है, करते हैं। और फिर दोबारा इसमें कोई सरकारी खजाना इन्वॉल्व नहीं है, कुछ इन्वॉल्व नहीं है। नहीं तो सरकारी खजाना अगर इन्वॉल्व नहीं है तो टैक्स आदमी चोरी कर ले उसका कोई हर्ज नहीं है। टैक्स कौन सा चोरी किया? मतलब ठीक कह रहे हैं, टैक्स रिटर्न्स में आपको ये चीजें दिखानी, आपको टैक्स रिटर्न में चीजें दिखानी थी। एक तो ये एक 20 लाख रुपए खान साहब। अच्छा नहीं, आप इत्मीनान से अपना सवाल फॉर्मेट कर लें, 20 लाख आपका सवाल नहीं बनता। अच्छा, ये भी आपने तय कर लिया। अच्छा, सवाल आप खुद करके जवाब दे, आप मुझे बता, आप खुद सवाल करके जवाब दे देना। अच्छा, मैं पूछने तो दे, मुझे गुजारिश तो करने दे। आप दोनों मिलके आपस में सवाल ले, मुझे एक दो सवाल पूछना। एक तो ये आपने कहा कि खान साहब का कोई बिजनेस नहीं है, तो मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूँ कि उनका जरिया माश क्या है? क्रिकेट के लिए नहीं, आजकल क्या जरिया माश है? वो क्रिकेट के पैसे चल रहे हैं अब तक? हाँ, क्रिकेट के पैसे भी चल रहे हैं और चल रहे हैं। जो अभी जो इनका घर गृहस्थी चलती है, जो खर्चा चलता है, क्रिकेट के पैसे। इमरान खान की जमीन भी है, इमरान खान की पुरानी बाप दादा की जमीन है, उसका भी ठेका आता है, बाकी भी जो उनकी कमेंट्री अगर हो जाए उसके ऊपर आ जाती है। लेकिन जब से केपी में हुकूमत आई है आप लोगों की, खान साहब के असासे जो कि करोड़ों में थे अरबों में चले गए। अच्छा, बढ़िया, ये आपने अच्छी बात की, ये आपने, लेकिन एक दफा रुक जाए। आप मुझे बताएं असासों में क्या इजाफा हुआ? नहीं, आप मुझे बताइए ना। आपने कहा असासे अरबों में चले गए। हाँ, तो ये बात गलत कह रहा हूं मैं। अच्छा, कैसे चलेगा? आप अगला सवाल ये होगा ना आपका। बनी गाला की जमीन जब उन्होंने खरीदी थी, वो 5 लाख रुपया जो थी वो खरीदी थी। वहां पे बनी गाला जो है वो आज से 97 में क्या था और अब क्या है,
लिहाजा उसी जमीन की कीमत बढ़ गई और पैसे 97 में खरीदी थी या 2002 में, क्योंकि पैसे तो 2002 में मैं दिए यही थे। आपसे कह रहा हूँ कि बनी गाला की 97 में मौजा नूरपुर की क्या हालत होगी, 97, 98, 2000 में, और अब क्या हालत है? एक और भी बड़ी हैरत की बात अब आप अपना सवाल अब सवाल मेरा समझ आ गई ना आपको? बिल्कुल समझ आ गई, लेकिन एक सवाल उस जमीन की कीमत में इजाफा हुआ। तो 97 में नहीं खरीदी थी जी, 97 में नहीं खरीदी, जमीन जमीन तो 2000 में खरीदी, 2000 में खरीदी तो 2003 में खरीदी थी। अभी मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद, लेकिन 2003 क्यों पैसे 2003 में दिए थे, क्योंकि एक बड़ी हैरत की बात है। यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे रुक नहीं, ये एक सवाल सुन लीजिए, ये सवाल का साथ जवाब दीजिए, हाँ। क्योंकि मैंने ये सुना है कि वो जमीन खरीदने से कुछ अरसे पहले, कोई 5-6 साल पहले उन्होंने एप्लीकेशन कर दी थी ग्राउंड्स बनाने की, वो घर बनाने की, जो नक्शा था वो उन्होंने 4 साल पहले सबमिट कर दिया था। वो कैसे किया था? इतनी दूरअंदेशी थी कि मैं 4 साल बाद ये जमीन खरीदूंगा। नहीं। अच्छा, अब आपको कराची में मुझे पता है शायद जमीन का खरीदने का हिसाब किताब ऐसा ही है जैसा दूसरी जगहों पे होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है, पहले जमीन होती है, बयाना देते हैं, बयाने के बाद आपकी किस्तें तय हो जाती हैं, और जब आखिरी किस्त हो जाती है तो आपको जमीन मिल जाती है। लिहाजा आपने 65 लाख रुपया जो है वो बयाना दिया, उसके बाद तकरीबन मेरे ख्याल 7 ट्रेंचेस में जो है वो उन्होंने जमीन दी, वो पैसे दिए राशिद वापस खान साहब के जरिए जो बाद में बैंक ऑफ खैबर के बोर्ड बाद में नहीं, वो तो अभी बने हैं, वो बनी गाला तो 15 साल हो गए हैं ना। और राशिद खान साहब बने हैं बिकॉज वो एक प्रोफेशनल बैंकर हैं, वो यहाँ पे न्याटल अच्छा चलिए, एक तो ये मामला हो गया आपका, दूसरा जो फॉरेन फंडिंग वाला है उस मामले की क्या डिटेल्स है? उसमें भी पूछ लें जो भी पूछना चाहते हैं। आपकी पार्टी का कुछ ये किताब है, इंदर जो स्वराज आप साहब पूछते जाएंगे मैं बताता ये हूं। इंदर स्वराज साहब कौन है? इंदर स्वराज साहब का मुझे नहीं पता कौन है। ये इन्होंने कोई फंडिंग नहीं की आपकी पार्टी नहीं, की? वहां पे जो फंडिंग की है, जो वो एक आप कहते हैं बैरी स्नैप्स एक कंपनी है, एक उत्तम सिंह है, जिनसे आपको लगता है कि ये सारे पता नहीं कौन आ गए हैं। बैरी स्नैप्स जो है वो, अगर आप कॉल को पहले मुझे बताते तो मैं आपकी उनसे बात करा देता। उनका नाम आसिफ खान है, कामों की के रिहायशी हैं, $750 उन्होंने दिए। आपको हमारी फंडिंग याद आ गया, कल मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में PMLN की फंडिंग की है, और अब आपकी फंडिंग का मेरे पास इतना बड़ा पलंदा आ गया है करने लगा। ये तो बड़ा खूबी आप जानते हैं ना कि आपका जवाब जो है वो ये नहीं है कि PMLN वाले बहुत बुरे हैं, हम तो बहुत बुरे हैं। आप अपनी बात बताइए ना, आप अपनी बात बताइए ना कि माशाल्लाह से आपने इलेक्शन कमीशन के अंदर ये चीज डिक्लेयर नहीं करी कि आपको फॉरेन फंडिंग है, और आपकी पार्टी के कुछ लोग जो कि इंचार्ज थे वो खुद ये फरमा रहे थे। सर गुजारिश नहीं, यहाँ फॉरेन फंडिंग में आप कहते हैं अमेरिकी पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी नहीं है। बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी कानून क्या कहता है जी? पाकिस्तानी कानून क्या कहता है कि आप बाहर किसी भी आप ओवरसीज कंपनी से, इंडिविजुअल से आप पैसे नहीं ले सकते। ओवरसीज नहीं है, लिखा हुआ है, मैं फॉरेन ठीक है, फॉरेन कंपनी से आप पैसे नहीं ले सकते। फॉरेनर नहीं है। ये बैरी स्नैप्स क्या है? जो बैरी कंपनी नहीं है क्या? बैरी स्नैप्स की कंपनी $27,000 है, जिनके ऊपर आप जो कह रहे हैं $3 मिलियन में से, यानी $30 लाख में से $27,000 हैं जिनके नहीं, ऊपर हम नहीं कह रहे, माजरत के साथ हम नहीं कह रहे। अकबर एस बाबर साहब जो अकबर एस आपके बाबर पार्टी साहब के भी बुनियादी इनके मीडिया सेल के आदमी हैं, फाउंडिंग मेंबर थे, ये वो कह रहे हैं इनके मीडिया सेल के आदमी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो $27,000 वो है, ये उसमें वो उसका जवाब जो है वो हम दे रहे हैं, और हम सिर्फ नाज़रीन को जवाब दीजिए, ये सुनना चाहते हैं लोग। $3 मिलियन जो हैं उनमें से $27,000 आप लोगों का ख्याल है कि वो ऐसे लोगों ने दिए हैं जो पाकिस्तानी नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि बैरी स्नैप्स जो है वो उनका नाम आसिफ खान की कंपनी है, उन्होंने आसिफ खान ने वो दिए हुए हैं। इसी तरीके से जो उत्तम सिंह है वो मर्दान के सिख थे जो कि वहां पे सेटल्ड है। तमाम लोग पाकिस्तानी हैं। 1947 से पहले उनका खानदान चला गया। देखिए पहली बात यह है इंडिया की कोई खातून वजीर तो नहीं है, बात ही ना करिए कीजिए। इंडियन तो कोई शहरी नहीं है, इंडिया कोई शहरी नहीं है, इंडियन शहरी इंडियन, इसलिए तो इंडिया को तो फिक्र आज टाइम्स ऑफ इंडिया पड़ी है ना कि इनके ऊपर है कि ये चले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा इंडिया। अकबर एस बाबर साहब के इल्जाम लगाने की वजह है क्या? अकबर एस बाबर साहब के इल्जाम लगाने की वजह यह है कि उनका झगड़ा हो गया, उन्होंने कहा मैं पार्टी को ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। उसके बाद उनकी मुलाकात दानियाल अजीज साहब से हो गई। दानियाल अजीज साहब जो है अब उनको एक ही गाड़ी में आते हैं, इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी भी मौजें लगी हुई हैं, दानियाल अजीज साहब की भी मौजें लगी। वैसे अकबर एस बाबर साहब को मैं पर्सनली जानता हूं, बड़े ऑनरेबल और इंटीग्रिटी वाले आदमी हैं। गलत इल्जाम दानियाल अजीज साहब के साथ ही आप क्यों दानियाल अजीज साहब के साथ फिरे उसको मैं नहीं, एक तो ये इन्होंने बात कर दी कि अकबर साहब जो है वो इंटीग्रिटी वाले आदमी, लेकिन मुस्तफा ये बात तो आप जानते हैं ना कि जो भी पीटीआई के खिलाफ कोई जर्नलिस्ट अगर लिखता है या कोई आदमी पीटीआई के खिलाफ बात करता है तो उसको लिख देते हैं, जज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट पे भी ये जो फैसला करेगी हमारे
नाजरीन, सेगमेंट का वक्त, मुल्की मामलात सुप्रीम कोर्ट में तमाम मामलात है इसी महीने बहुत जल्दी लग रहा है, तमाम मामलात हो जाते हैं कि किस तरफ जाते हैं। बहुत बहुत